हेलो फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा केमिस्ट्री ओलंपियाड के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। इस ओलंपियाड की क्या क्या स्टेज होती है, कौन ये ओलंपियाड दे सकता है, किस स्टेज पे ओलंपियाड दिया जा सकता है और एक्चुअली किसको इस एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। यू कैन अपीयर दिस एग्जाम इन क्लास 11th और क्लास 12th, और आईएपीटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एंड यू कैन से देर आर 4 स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम। पहला स्टेज प्रीलिमिनरी स्टेज है, जो स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है। एनएसईसी इस एग्जाम को बोलेंगे। हर स्टेट से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर फिक्स होती हैं। जैसे दिल्ली स्टेट में 10 to 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। इस तरीके से लगभग ऑल ओवर इंडिया से यू कैन से कि 300, 400, 500 स्टूडेंट्स इस स्टेज पर सेलेक्ट हो। दूसरा इसका स्टेज होगा आईएनसीएचओ। आईएनसीएचओ के थ्रू लगभग 30 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और फिर उनको एक ओलंपियाड कैंप में इन्वॉल्व किया जाएगा और वहाँ से लगभग 4-5 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे कैंप के थ्रू, एंड देन दे विल अपीयर टू आईसीएच, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, एंड देन यू कैन विन एनी मेडल इन आईसीएच। अगर हम ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें तो वी कैन से कि पेपर का लेवल जेई मेन लेवल का होता है। आपके कितने चांसेस हैं कि आप 11th लेवल पे इस पे निकल पाए, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आप 11th में 12th की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो सिलेबस है इसका वो 11th और 12th दोनों को मिलाकर आता है और कट ऑफ लगभग 75% मार्क्स के करीब जाती है, यानी कि लगभग 240 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और रफली कट ऑफ जो है 170 से 180 तक जाती है। तो आपको लगभग 75% मार्क्स की तैयारी करनी है आउट ऑफ टोटल सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो अब डिपेंड इस बात पे करता है कि अगर आप 11th में इस पेपर को अपीयर होना चाहते हैं तो आपको सिलेबस से एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12th आल्सो। डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं है, लेकिन द कोर्स कवरेज शुड बी मोर। तो 11th में चांसेस तभी हो सकते हैं जब 12th का आप पूरा कोर्स कवर करके चलते हैं। 12th में चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि ऑल्दो कट ऑफ इज हाई, क्योंकि 75% अबाउ आपको मार्क्स चाहिए पहले स्टेज को कट ऑफ करने के लिए। पॉजिटिव चीज़ ये है कि द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई और सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th इज सिमिलर टू सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ओलंपियाड। तो अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आईआईटी जेईई की तैयारी हो रही है, या वाइस वर्सा है, आपकी 11th-12th की या आईआईटी जेईई की तैयारी साथ साथ हो रही है। So as such, there is no loss for the preparation of chemistry Olympiad while doing preparation of IIT JEE. But अगर आप साथ साथ में फिजिक्स ओलंपियाड भी टारगेट कर रहे हैं, so then in that case you have to see कि आप क्या 11th में पूरा कोर्स करने में कैपेबल हैं या नहीं। Today we will discuss some question of chemistry Olympiad paper 2019। तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि ओलंपियाड में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उसके बेस पे आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। और इन फ्यूचर वी विल गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ पेपर्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं 2019 का पेपर। In this paper, first question you can see it comes from periodic properties. Question comes from periodic properties. What they are asking, they are giving 3 elements: magnesium, aluminium
and potassium, and saying that among the following the correct match of ionization energy and the metal. इस ग्राफ से हमको मैच करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ग्राफ है कौन से मेटल के साथ किसका मैच करेगा। नो कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, इट कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। साथ साथ पोटेशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इन दोनों के कंपेरेटिवली कम होगी, लेफ्ट में है, नीचे है। यू कैन से कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, और इसके बाद में एक स्टीप यहाँ पर चेंज आ रहा है। पोटेशियम का +1 से +2 पे जाने पर मैक्सिमम चेंज आ रहा है। इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आप ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के केस में आपका चेंज कहाँ पे आ रहा है और एल्यूमिनियम में चेंज कहाँ पे आ रहा है। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम आपका 1 और 2 में लगभग सिमिलर ही चेंज है, और एल्यूमिनियम में 2 के बाद जाने पर, सॉरी, मैग्नीशियम में 2 के बाद जाने पर 3 पर जाने पर स्टीप चेंज आ रहा है। व्हाट वी कैन से कि भाई एक्स की ये जो टर्म है, ये टर्म किसके लिए वैलिड होगी, एक्स का टर्म मैग्नीशियम के लिए वैलिड होगा, और वाई का जो टर्म है वो पोटेशियम के लिए वैलिड होगा। y is potassium, y is potassium, y is potassium, and x is magnesium. Y is potassium, x is magnesium, x is magnesium, y is potassium. So answer should be आसान क्वेश्चन था ये। You can see the next question. Solid comprises of 3 types of element P, Q, and R. Okay. P forms an FCC lattice in which Q and R occupy all the tetrahedral and half of the octahedral voids respectively. इस सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अब आप सॉलिड स्टेट क्लास 12th में है आपके, तो ये कह रहा है कि आपका FCC स्ट्रक्चर है, तो P फॉर्म्स FCC। तो FCC में अगर आप बनाएंगे तो यू नो FCC मीन्स कि हर कॉर्नर पे एक एटम है, ये FCC पॉइंट्स होंगे हर कॉर्नर पे, और फेस सेंटर पे आपके पास में एटम्स होंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स FCC में 4 होते हैं। व्हाट यू कैन से कि जो P है उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके एज सेंटर पे होते हैं, साथ में फेस सेंटर पे होते हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उसका इफेक्टिव नंबर भी 4 होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल होते हैं। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो टोटल उसके डबल होते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं हाफ ही ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। तो Q टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है, तो Q का जो नंबर है आप कह सकते हो वो 8 होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होते हैं, पर चूंकि वो अल्टरनेट पर ही है इसका नंबर 2 होगा। तो R आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है तो R2 है। अब आप देखिए कि P, R और Q का जो रेशियो है 4:2:8 का रेशियो है PRQ, यानी कि ये सिंपल रेशियो अगर आप करोगे तो 2:1:4 का रेशियो है। तो 2:1:4 का रेशियो आप देखिए, PQR के टर्म में, तो PQR 241 आंसर आपका ए हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द स्टेट इन विच ऑल द स्पीसीज आर डायामैग्नेटिक। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉलिड स्टेट का हो गया। तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से आ गया, और खासकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपका आ गया। तो यू हैव टू अप्लाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो अभी मैं आपको एक सैंपल के फॉर्म में पेपर बता रहा हूँ कि आप किन किन टॉपिक्स को टच कर सकते हैं। सॉल्यूशन वी विल डिस्कस कंप्लीट सॉल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। मेनली अगर आप इसको देखेंगे न्यूट्रल FeCl3 ये फिनोल का टेस्ट हो गया, तो फिनोलिक ग्रुप के लिए हो गया। ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट हो गया। NaNO2HCl ये सेकेंडरी एमीन के साथ ये रिएक्शन होता है, तो ये सेकेंडरी एमीन का टेस्ट होगा। तो फिनोल है, अल्कोहलिक ग्रुप है और सेकेंडरी एमीन। यू कैन फाइंड आउट कि फिनोल अल्कोहलिक सेकेंडरी एमीन किस किस केस में है। तो ल्यूकास टेस्ट के साथ में टर्बिडिटी आ रही है, तो ये टर्बिडिटी प्राइमरी अल्कोहल के केस में आती है। फेरिक क्लोराइड के साथ में कोई कलर नहीं आ रहा है, यानी फिनोलिक ग्रुप नहीं है, कि नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका आंसर होना चाहिए। देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सीधे के सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन नहीं है कि वहां पर आपको कॉन्सेप्ट का कोई एप्लीकेशन लगा, पर आपको ये रिएक्शंस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिनोल का ही है और सीधा सीधा क्वेश्चन है कि C6H5 MgBrCl विद फिनोल, ये एक एसिड बेस्ड टाइप की रिएक्शन होगी, बेंजीन इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये फिनोल की रिएक्शन आप कह सकते हो। नेक्स्ट भी सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल केस है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल केस में वर्क डन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो पी एक्सटर्नल इज गिविंग एंड आप वॉल्यूम चेंज निकाल सकते हो कि वॉल्यूम चेंज आपका कितना आ रहा होगा, क्योंकि उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और इंटरनल प्रेशर फाइनली कितना हो गया, उसके बेस पे आप वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हो कि क्या चेंज हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द पावर एंड वेवलेंथ emitted by a laser pointer commonly used in PowerPoint presentation is this watt and nanometer respectively. The number of photon emitted by the pointer, तो ये आप फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ दे रखी है, वाट से आपको नंबर ऑफ फोटोन से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कि फोटोन की एनर्जी डिवाइड करके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो टोटल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ इज मैक्सिमम इन। तो अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पता है कि आप 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो और 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंपाउंड्स की स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये भी 12th में है आपका, फिनोल्स भी आपके 12th में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्राइड्स। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो ये आपका हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी आप देखकर उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, तो कंपाउंड दे रखा है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्लास 11 का ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन काउंट करना है। अगर ऑक्सीजन है तो रूल ये होता है कि उसको इग्नोर कर देंगे, नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन में से एक माइनस कर देंगे। तो इफेक्टिव फार्मूला क्या बन गया, C17 और H22। अब इसको कंपेयर किससे करते हैं, CnH2n+2 वाले फार्मूले से। तो इसका मतलब हमारे पास में ये हुआ कि इफ देर आर 17 कार्बन तो 36 आपके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए थे, और हाइड्रोजन है 22 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 14 का डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाई 2, 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास में आना चाहिए। अब इससे आगे मैं इस वीडियो में आपको केवल पूरा पेपर दिखा देता हूँ
और ये बता देता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक से वो रिलेटेड हैं। जैसे आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखें तो ये हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं कंपाउंड का, जिसमें एक एल्डिहाइड भी है और एक OH भी है। तो अल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करके आप कह सकते हो कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स का एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, प्रोडक्ट हेमी एसिटल बनाता है। तो ये भी 12th का आपका हो गया एल्डिहाइड टॉपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, पर साथ साथ में हाइड्रोकार्बन भी है और एल्डिहाइड भी है, एसिड भी है। अगेन ये आप 12th एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लो, पर आपको जब तक 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से नहीं आती होगी ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये आप 11th में ही कर लेते हो आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ये भी 11th का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मोल कॉन्सेप्ट का है, लेकिन जब तक आपको एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइडिया नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को आप ढंग से अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, यानी इसके लिए भी आपको 12th का नॉलेज होना जरूरी है। IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कह सकते हो। नेक्स्ट में फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ये रिएक्शन लगाई हुई है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, पर ये 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया आप इसको। The percentage dissociation of 0.05 मोलर एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज, ये पूछा आपको। तो अगेन ये आयनिक इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्लास 11th में ही आप लोग कर लेते हो इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैरिड आउट इन फ्री स्पेस एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी और केमिकल काइनेटिक्स का है। केमिकल काइनेटिक्स ये भी आप 12th में करते हो, तो ये भी आपका 12th का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप स्टाइक्योमेट्री मोल कॉन्सेप्ट का कह सकते हो, तो ये आप 11th के हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 एलिंगन डायग्राम का है, ओर्स एंड मेटलर्जी का है। ओर्स एंड मेटलर्जी भी आप 12th में करते हो, क्योंकि ओर्स का है तो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का है, तो आप कह सकते हो कि ये 11th का है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है रिएक्शन ऑफ 2,4-हेक्साडाइईन विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन। तो ये आप एल्कीन का है, हाइड्रोकार्बन का है, तो हाइड्रोकार्बन आप 11th में ही करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स का है, एरोमेटिक कंपाउंड भी आप 11th में ही कर लेते हो। अभी तक के क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि 11th के क्वेश्चंस ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय द मेटल सरफेस। आप कह सकते हो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप काउंट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप 12th में करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आप 12th में करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिर से हम वही कहेंगे कि 12th में करते हैं। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो स्टीरियो का क्वेश्चन है ये, स्टीरियो हम 11th में कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे है बेसिक कॉन्सेप्ट पे,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th वाली है ये। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन जो होता है किसी एक टॉपिक से रिलेटेड ना होकर एक से ज़्यादा टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन स्टीरियो केमिस्ट्री का है आपका, लेकिन साथ साथ में क्या कह रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन आपसे कह रहे हैं, तो एक रिएक्शन के साथ में, पर ओवरऑल 11th के नॉलेज के बेस पे इसको किया जा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और ये भी आप फिर 12th में चला गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी तीसरा चौथा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस having this gram are used to measure a mass of sample of इतना ग्राम, the number of significant figure। ये बेसिक केमिस्ट्री है, ये 11th ही आप कह सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर से आ गया है। अच्छा, while treating density of each compound अगेन आप ये कह सकते हो बेसिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, तो आप 11th के नॉलेज के बेस पे कर सकते हो। और साथ साथ में क्या है कि आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज से नहीं कर पाओगे। कई स्कूल्स में 11th में प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते, ये सोल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो सोल्ट एनालिसिस जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर जगह ये 12th में ही होता है, तो वी टेक इट क्लास 12th ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये 11th का ही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ही क्वेश्चन आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स तक पहुंच गए हैं, तो ये भी 12th में चला गया आपका। ये क्वेश्चन फिर से आप मोल कॉन्सेप्ट का कह सकते हो, तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उसके नॉलेज के बेस पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका इक्विलिब्रियम का है, तो इक्विलिब्रियम भी आप 11th में पढ़ लेते हो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूनिट ऑफ प्लैंक कॉन्सेप्ट, ये प्लैंक कांस्टेंट तो आसान है, बेसिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, 11th का ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो स्टाइकियोमेट्री का है, मोल कॉन्सेप्ट का है, तो ये भी 11th का ही हो जाएगा, स्टाइकियोकेमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी तब तक नहीं करोगे, तो 12th का हो गया। अब आप C3O2 नॉर्मली इसकी स्ट्रक्चर 12th में आकर ही पढ़ते हो, कार्बन सब ऑक्साइड की। 11th में ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग में आ सकता था, लेकिन बहुत प्रीमियरी नॉलेज होती है, वहां पर इस तरह के एग्जांपल्स नहीं कराते हैं, तो 12th के नॉलेज के बेस पर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगेन अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एमीन्स वगैरह का है, ठीक है, आप बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे आप 11th के नॉलेज के बेस पे इसको कर सकते हो। अब इसको करने के लिए आपको एक पॉलीमर का टर्म यूज किया हुआ है, तो पॉलीमर्स हम क्लास 12th में ही करते हैं, पॉलीमर टॉपिक का है ये। जब तक आपको पॉलीमर्स का नॉलेज नहीं होगा ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का है, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आप 11th क्लास के नॉलेज के बेस पे कर सकते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये। ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो और थर्मोकेमिस्ट्री आपका 11th में आप कर लेते हो, 11th के नॉलेज के बेस पे आप कर सकते हो। अब तब ये आप कह सकते हो कि बेसिक केमिस्ट्री का है, लेकिन 12th की कुछ नॉलेज के बेस पर ही ये बेसिक केमिस्ट्री आपकी समझ में आएगी, फिर कुछ लिक्विड सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको समझने होंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो ये आप 11th में कर लेते हो, केमिकल बॉन्डिंग। एल्कीन का ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो ये एल्कीन का ओजोनोलिसिस जो है वो आप 11th में कर लेते हो।
टोलुइन का क्वेश्चन है, तो ये भी आप एरोमेटिक केमिस्ट्री 11th में कर लेते हो। फिर फिनोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आप 12th में ही करोगे, फिनोल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है फिर से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है आप फिर से आप 12th में ही करोगे, 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये आप 11th में कर लेते हो। क्रिस्टल डिफेक्ट, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो सॉलिड स्टेट आप 12th में ही करोगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स वो हैं जो जनरली आपके एनसीईआरटी में हैं, और बेसिकली जेई मेन तक की तैयारी करके इस पेपर को 100% अप्रोच किया जा सकता है। अब ये जो ग्रुप 15 का कंपाउंड है PCl5 के जो स्ट्रक्चर है, तो अगर इसके सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो ग्रुप 15 आप 11th में ही कर लेते हो, तो उसके नॉलेज के बेस पे कर सकते हो। फिर ये कायरल कंपाउंड के बारे में पूछा है, मतलब स्टीरियो का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि स्टीरियो के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इलेक्ट्रो के पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पूछते हैं, बोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ज्यादा है। ये वैसे तो क्वेश्चन ये मोल कॉन्सेप्ट का ही है, तो आप 11th के हिसाब से इसको कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, स्ट्रक्चर से डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए एक हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तो केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे आप कर सकते हो, 11th के नॉलेज के बेस पे भी किया जा सकता है अगर आप 11th ढंग से करते हो तो। ये गैसियस स्टेट का क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आया गैसियस स्टेट का, ये भी 11th में कर लेते हो आप। अच्छा, ये ग्रुप 15 का है, तो 15th ग्रुप आप 11th में कर ही लेते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। The excess of ammonia is added to different flask। अब ये अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो क्वालिटेटिव या सॉल्ट एनालिसिस डिटेल से आप 12th में ही करते हो, तो बिना 12th के नॉलेज के आप ये नहीं कर पाओगे। ये लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, लिक्विड सॉल्यूशन टॉपिक आप 12th में ही करते हो, वहीं पे कर पाओगे। अच्छा, ये अब डाइज और उन सब का क्वेश्चन आ गया है आपका, ये भी 12th का ही हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन हम फिर से देख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का है, तो यानी कि ये आप 11th में कर लोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। कार्बन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री किसको कहेंगे, तो बेसिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th के नॉलेज के बेस पे आपसे हो जाएगा। अगेन ये फिर से आपका लिक्विड सॉल्यूशन का आ गया, तो लिक्विड सॉल्यूशन क्लास 12th के नॉलेज के बिना आपसे होगा नहीं। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि 11th 12th दोनों के नॉलेज के बेस पे होगा, क्योंकि काइनेटिक्स का नॉलेज का आपको चाहिए, तो अब केमिकल काइनेटिक्स का है तो आप 12th से ही कर पाओगे, 11th के नॉलेज से ढंग से क्वेश्चन ये होगा नहीं आपसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अब ये भी आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से और उन सारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो मतलब 12th का नॉलेज आपको चाहिएगा, क्योंकि बेसिक जो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, या तो एनसीईआरटी जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और वो सब नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। नेक्स्ट आपका ये एल्कली मेटल्स से क्वेश्चन आ गया है, तो ये आप क्लास 11 से कर लेते हो एल्कली मेटल्स, तो 11th के नॉलेज से आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको हेलोजेंस से रिलेटेड पूछा है, तो आपको जब तक हेलोजेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर पाओगे, तो हेलोजेंस आप 12th में पढ़ते हो, 12th के नॉलेज के बिना आपसे होगा नहीं। 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, ठीक है, मतलब इसमें भी आपको जब रिएक्शंस हैं वो कुछ 12th क्लास से रिलेटेड है, तो जब तक वो सारी रिएक्शंस याद नहीं होगी तब तक आप करेक्ट आंसर पे पहुंच नहीं पाओगे।
नेक्स्ट आपको हाइड्रोकार्बन्स का क्वेश्चन है, तो ये हाइड्रोकार्बन आप 11th के नॉलेज पे बेस पे कर सकते हैं। देखिए पूरे पेपर को अगर आप देखोगे तो लगभग 40% क्वेश्चंस जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिखाई दे रहे हैं। अगेन का कॉन्जुगेटेड एसिड टर्म पूछा है, तो एक बेसिक नॉलेज से आप इसको कर सकते हो, तो आप 11th का मान सकते हो इसका। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर है, ये आप 12th में करोगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मुझे लगता है 5th क्वेश्चन है। अच्छा, ये बेसिकली रेजोनेंस के बेस पे क्वेश्चन है, तो ये आप 11th के नॉलेज के बेस पे कर सकते हो। ये भी एसिड बेस करेक्टर और रेजोनेंस और सारी चीज मिलाकर आप कर सकते हो, तो ये भी आप 11th से नॉलेज के बेस पे कर सकते हो। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप 11th के नॉलेज के बेस पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड बेस का है, आयनिक इक्विलिब्रियम का है, तो ये भी आप 11th के नॉलेज के बेस पे कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स और गैसेस स्टेट को मिलाकर है, तो ये भी आपका 11th के नॉलेज के बेस के ऊपर। तो इस पेपर में देखिए अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 46 46 47 47 48, लगभग हम मान सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस जो है 11th के नॉलेज के बेस पे किए जा सकते हैं। तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके 12th के हैं। भले ही इस पेपर में थोड़ा परसेंटेज कम है 12th का, लेकिन 30 क्वेश्चंस का मतलब है कि एटलीस्ट 30 में से आप 20 क्वेश्चंस 12th के भी करने चाहिए। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड इफ यू आर इन क्लास 11th, तो आपको ये समझना होगा कि आप केमिस्ट्री की इस साल तैयारी करना चाहते हैं या फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप दोनों पेपर को दोनों साथ तैयारी करो। उस तरीके से ना आप 11th में क्वालिफाई हो पाओगे ना 12th में। तो इफ यू आर वेरी सीरियस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री ओलंपियाड और फिजिक्स ओलंपियाड, तो 11th में एक पेपर को ट्राई करिए, 12th में दूसरे पेपर को ट्राई करिए। और इससे क्या होगा कि अगर 11th में एक पेपर पे आप ढंग से तैयारी की, उसमें कुछ मिस्टेक्स भी रह गई, तो 12th में उस पेपर के लिए आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे निकलने के। तो इन डिटेल जो इसमें से अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप एक बार इस पूरे पेपर को गो थ्रू कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ